स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एसकेपी लर्निंग। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अभ्यास सीरीज में सिंधु घाटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या यहाँ देखेंगे। मिशन रहेगा 7 व 8 अगस्त 2021 और वीडियो में उन सभी बातों का समावेश है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाशुपति। पाशुपति यानी भगवान शिव का अंकन मिलता है सिंधु सभ्यता में, और इससे पता चलता है कि भगवान शिव जो है हमारे आदि देवता थे और पाशुपति के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार देखिए, वृष है, गाय है, व्याघ्र है और गाय है। वृष, गज, व्याघ्र, गाय। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गाय। गाय ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सैंधो कालीन मोहरों पर हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गेंडा, सांड आदि का अंकन हुआ है, परंतु किसी भी सैंधो मोहर पर गाय, घोड़ा, ऊँट का अंकन नहीं हुआ है। कांचरी मिट्टी, गोमेज, चल्ट मिट्टी, सेलखड़ी की मोहरें सैंधो सभ्यता में बनी थी। सर्वाधिक सैंधो मोहरें सेलखड़ी से निर्मित हैं। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहर मिली है। लोथल से सोप स्टोन एवं टेराकोटा की 65 मोहरें मिली हैं मित्रों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, गाय का अंकन नहीं मिलता है। गाय का अंकन आपका, या गाय को पवित्र पशु माना गया है वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो आप जानते हैं घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और व्याख्या देखते हैं कि सैंधो सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए इसे कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं आज। जबकि पुरातात्विक फावड़ा हड़प्पा कालीन एक विशाल भूखंड का उत्खनन कर चुका है, जो कि सिंधु द्रोणी से काफ़ी दूर तक परिव्याप्त है। ऐसे में इसे केवल सैंधो सभ्यता कहना तर्कसंगत नहीं मिलता है। ये चीज़ें हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप जानते हैं मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और इसकी स्थिति कहाँ पड़ती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, 2 यूटीआई में बंट चुका है। इस तरह मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी के तट पर स्थित है। जेपी जोशी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जेपी जोशी एवं मधुबाला ने इसे खोजा। मांडा भारतीय उपमहाद्वीप में सैंधो सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी सीमा है। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधो पुरास्थल खोजे गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में उत्खनित किए गए हैं। गुजरात में परिपक्व हड़प्पा के 18 स्थल तथा उत्तर हड़प्पा काल के 120 स्थल ज्ञात हो चुके हैं। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट एवं पादरी यहाँ के हड़प्पोत्तर स्थल हैं। रोजदी से हाथी के अवशेष मिले। स्वतंत्रता के बाद उत्खनित पहला स्थल पंजाब में स्थित रोपड़ रूपनगर है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो ये मोहरों से, जो सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनसे इसकी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पीजीटी का क्वेश्चन है। अब व्याख्या देखते हैं। सैंधो लिपि एवं सैंधो धर्म की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत सैंधो मोहरें हैं। सबसे पहले लेखन प्रणाली को विकसित करने वाले मेसोपोटामिया के सुमेराई लोग थे। उनकी लिपि क्यूनीफॉर्म लिपि क्या थी, क्यूनीफॉर्म लिपि थी। क्यूनीफॉर्म लिपि थी इनकी, जो है क्यूनीफॉर्म लिपि थी। संसार की 4 प्राचीनतम लिपियों में सैंधो लिपि को सम्मिलित किया गया है। सैंधो लिपि सबसे पुराना नमूना 1853 में कनिंघम को मिला। कनिंघम को उनके एक अंग्रेज मित्र ने हड़प्पा से प्राप्त एक वृषभ की मोहर दी। इस पर
एक लेख लिखा था, हालांकि वे इसका महत्व नहीं समझ पाए और कनिंघम के था यह एक विदेशी मुहरें थीं। तो इस प्रकार इसकी पूरी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? वर्णनात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक और शब्दांक। तो आप जानते हैं कि चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हड़प्पा काल में हुआ है। पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है ये। सैंधव लिपि में 400 से अधिक अक्षर आकृतियां हैं। अहमद हसन दानी के अनुसार 537 अक्षर आकृतियां हैं। यह गोमुतिका लिपि है जिसे ब्रूस्टोफिडान भी कहा जाता है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे बी लाल एवं द्वारा कालीबंगन की खुदाई से प्राप्त किया गया। सैंधव लिपि वर्णनात्मक न होकर चित्रात्मक पिक्चोग्राफी के रूप में है। इस लिपि के अंग्रेजी यू अक्षर एवं मछली के चित्र का सर्वाधिक अंकन है। अब ये क्वेश्चन बनेगा बहुत ज़्यादा घुस के, तो इस अंग्रेजी के यू अक्षर यानी अंग्रेजी के यू अक्षर एवं मछली के चित्रों के सर्वाधिक अंकन हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन यानी पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक नहीं किया चुका। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई है, और इधर पूछ रहा है कि इधर क्या पूछ रहा है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो सभी तीनों सही हो जाएगा, यानी द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है, उनकी भाषा अभी पहचानी ना जा सकी है। तो इस तरह ये ऑप्शन हो जाएगा। टीजीटी 2016 का है। तो व्याख्या देखते हैं। सैंधव सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, क्या हुए? लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, किंतु उसका उद्वाचन अभी तक संभव नहीं हो सका, यानी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसका उद्वाचन न हो पाने का प्रमुख कारण सैंधव भाषा की जानकारी का अभाव, द्विभाषी लेखों का अभाव है। द्विभाषी नहीं है, यानी कोई शब्द दोबारा नहीं लिखे गए हैं, और इनकी जानकारी का अभाव है। छोटे अभिलेखों की उपस्थिति है, अतः उपयुक्त विकल्प 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। सैंधव लिपि में 10 अक्षर लेख से युक्त नाम पट्टिका या सूचना पट अभिलेख का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला है? तो 10 अक्षर लेखों से युक्त नाम पट्टिका या सूचना पट अभिलेख का पुरातात्विक प्रमाण धौलावीरा से मिला है। यह लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से लिखा गया है। धौलावीरा से अन्य 4 अक्षरों वाले हस्ताक्षर अभिलेख भी मिले, जिसे सैंधव सभ्यता का बलुआ पत्थर पर लिखित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। सैंधव सभ्यता से स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, और पर्यवेक्षण अनुसंधान केंद्र प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे 3 स्तर के नगर पाए गए हैं, और यह गुजरात में स्थित है। तो इस तरह धौलावीरा एक बड़ा क्षेत्र है जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये तरह पूरी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट पूछ रहा हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? लेखन के सबसे प्रतिरूप में 30 संकेत है। हड़प्पा लिपि शब्द क्षरिक है, प्रत्येक पुरुष प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, समान रूप से दाईं और बाईं की ओर पढ़ने लिखने हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखन में सबसे प्रतिरूप 30 संकेत मिलते हैं। 30 संकेत मिलते हैं। हमें हड़प्पा लिपि के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेखन के सबसे प्रतिरूप में 20 संकेत ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं, यानी ये गलत है। ये हड़प्पा लिपि शब्द क्षरिक है था, प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध है कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, समान रूप से दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्या देखेंगे। सैंधव लिपि का सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला बताया गया। सबसे लंबा अभिलेख क्या है? 26 चिन्हों वाला, परंतु यह अपर्याप्त है। अतः पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में अभी तक उपलब्ध सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख है। धौलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड ही है, जिसमें 9 या 10 अक्षर हैं। सैंधव लिपि औसतन 5 चिन्हों वाली है। मोहनजोदड़ो से एक तांबे का बर्तन मिला, जिसमें 4 आभूषण के साथ अभिलेख टिनी इंस्क्रिप्शन है। बीबी लाल ने कालीबंगन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन को एक टुकड़े पर उत्कीर्ण चिन्ह जो अपने बगल के दाहिने चिन्ह को काटते हैं के आधार पर बताया कि सैंधव लिपि दाएं
से बाईं ओर लिखी जाती थी। हालांकि ऐसा सैंधव मोहरों पर अंकित पशुओं के दाहिनी ओर मुख किए जाने के आधार पर नहीं माना जाता। वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृत विकसित हुई। तो बहुत अच्छा आंसर है ये। चाहनु दड़ों से मिली है और यहाँ से अलंकित ईंट मिली है। व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या भी मित्रों देख लेते हैं कि परिपक्व हड़प्पा काल के बाद एक नगर विहीन काल आया, यानी एक अच्छे काल के बाद एक नगर विहीन काल आया जिसे उत्तर हड़प्पा काल। समय है 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। यह उप सिंधु संस्कृति या हड़प्पोत्तर कहा करते हैं। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र के लोगों का पूर्व एवं दक्षिण को प्रयोजन हुआ, यानी माइग्रेट हुए, यानी चले गए। सिंध में उत्तर हड़प्पा में झूकर एवं झाकर संस्कृति का केंद्र, जिसमें चान्नू दड़ों एवं आमरी थे। तो चान्नू दड़ों से अलंकृत ईंट मिले हैं और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि एक नगर विहीन राज्य था। झूकर झाकर संस्कृति एक है तो यह परवर्ती हड़प्पाई संस्कृत है। परिपक्व तो नहीं कह सकते हैं, प्रारंभिक भी नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। तो चान्नू दड़ों में मन का निर्माण का प्रमाण देता है। व्याख्या देखेंगे। मन का बनाने की कार्यशाला चान्नू दड़ों तथा गुजरात के लोथल एवं बगसरा में थी। चान्नू दड़ों एवं लोथल से मन का निर्माण हेतु कच्ची धातु भट्टियाँ गुड़िया आदि प्राप्त हुई हैं। सेलखड़ी के मन के सर्वाधिक मिलते हैं। इस सभ्यता में मनकों का सबसे प्रचलित आकार बेलनकार था। हड़प्पा में निर्मित लंबी नली वाली बेलनकार मनकों की प्राप्ति मेसोपोटामिया के शाही कब्रों से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता से मन का निर्माण की कार्यशाला किन स्थानों से मिली हैं। तो लोथल और चान्नू दड़ों से मन का निर्माण की प्राप्त हुई है। झूकर झाकर संस्कृत प्राप्त हुई है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह चान्नू दड़ों से भी और लोथल से भी ये मन का निर्माण की कार्यशाला स्थान मिला है। लोथल व चान्नू दड़ों से मन का निर्माण की कार्यशाला मिली है। कार्नेनियन के मन के निर्माण हेतु बेलनकार ड्रिल की प्राप्ति धौलावीरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो चान्नू दड़ों तो ये आर्नेस्ट मैके पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने ऐसे ढीलों को खोजा और उनके महत्व को समझा था। यही कारण है कि इन बेलनकार ढीलों को आर्नेस्टाइट भी कहा जाता है। मनकों को बेल्ट की प्राप्ति मोहनजोदड़ो अल-हदीनो से हुई है। अल-हदीनो से 36 मनकों वाले बेल्ट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि लोथल और चान्नू दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। तो जानते हैं मन का उत्पादन का महत्वपूर्ण उद्योग था। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ पे है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ से 3 नगर की प्राप्ति हुई है और यहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुए हैं और यहाँ से पर्यवेक्षणशालाएँ प्राप्त हुई हैं और एक ये विशाल नगर था। नेक्स्ट देखिए व्याख्या देखें। अक्टूबर 2014 में एक आयताकार कुएं स्टेप वेल यानी आयताकार कुएं या 31 सीढ़ी वाला जलाशय की प्राप्ति धौलावीरा से हुई है। इसे विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष माना गया, यानी विश्व का सबसे बड़ा आयताकार या बड़ा जलाशय कहाँ पाया गया है, तो ये धौलावीरा में पाया गया। इसकी लंबाई 73 मीटर लंबा, 29 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार से 3 गुना अधिक बड़ा है। धौलावीरा में जल प्रबंध वाटर हार्वेस्टिंग अति विशिष्ट है। मनहर एवं मानसेहरा नदियों पर डैम बनाकर जल संग्रह किया गया है। यहाँ से 26 से अधिक विशाल तालाब मिले हैं जिसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए जल मार्ग भी बनाया गया था। चट्टानों को काट कर जलाशयों का निर्माण अर्लीस्ट रॉक कट रिजर्वर का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो यानी यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नगर हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। व्याख्या देखेंगे कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। अब यहाँ पूछा जाएगा रावी नदी के किस तट पर, बाएं दाएं, तो रावी नदी के बाएं तट पर है, यानी आपका
बाएं। कोटदी, चान्होदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। कोटदी हो गया, चान्होदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा के तट पर स्थित नहीं है, अतः सिंधु स्थल जो नदी पर स्थित हैं निम्नलिखित हैं। जो नदी पर स्थित है उनको भी देखते हैं। भक्तराव किम नदी पर है, मेघम नर्मदा नदी है, प्रभास पाटन हिरण नदी है, कुंतासी फुल्की नदी है, सुतकागेंडोल दाक्ष नदी है, सोतको सादीकोट नदी है, बालाकोट बिंदार नदी है। तो इस प्रकार पूरा ये नदियों के किनारे स्थित स्थान हो गया। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थे? मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, आर डी बनर्जी और कनिंघम। तो इस प्रकार आपका मित्रों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर डी बनर्जी। देखो लाखन दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की आर डी बनर्जी लाखन दास बनर्जी ने। उन्होंने यहाँ से वृत्ताकार स्नानागार यानी बाथरूम यहाँ से खोजा गया। मार्शल इन्हें आश्चर्यजनक निर्माण का यह पूरे विश्व का सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। डी डी कौशाम्बी ने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल ताल पुष्कर से की है, जहाँ राजाओं एवं पुरोहितों का अभिषेक होता था। स्नानागार में प्रवेश हेतु सीढ़ियाँ कहाँ थी? उत्तर दक्षिण पूरब में प्रवेश थे। जलाशय की फर्श पक्की ईंट की बनी थी। इस फर्श की जुड़ाई बाउंडिंग बिटुमिस एवं जिप्सम से की गई थी। स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो आप जानते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत, यानी भारत का उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है आपके इधर पड़ेगा। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित एक हड़प्पाई टीले का उल्लेख किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधो सभ्यता का पुकारा है। किसने सैंधो सभ्यता का पुकारा? क्वेश्चन आ जाएगा तो जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ए आर मुगल ने इसे सभ्यता का बृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा। जॉन मार्शल ने इसे इस सभ्यता को सैंधो सभ्यता का। ए आर मुगल ने इस सभ्यता को बृहत्तर सिंधु सभ्यता का नाम सुझाया। कनिंघम ने 1853 से 1873 तक लगे रहे, लेकिन उनका अन्वेषण असफल सिद्ध हुआ। वे इसके महत्व को ही नहीं समझ पाए। कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा 3 बार किया। जॉन मार्शल का ध्यान इस अज्ञातम सभ्यता के महत्व की ओर सबसे पहले आकृष्ट हुआ। प्रश्न पूछेगा जॉन किसका ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले हुआ? तो जॉन मार्शल का सबसे पहले हुआ। जॉन मार्शल ने ही 1924 में पूरे विश्व के समय सिंधु सभ्यता को एक नवीन खोज की घोषणा की और इन्होंने ही आदि शिव को पाशुपत शिव की संज्ञा दी। सैंधो सभ्यता ज्ञात हुई। तो यह कैसे प्राप्त हुई है? तो उत्खनन यानी खुदाइयों से मिली है। खुदाइयों से यह प्राप्त हुई है। जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। प्रश्न पूछेगा जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से क्या बोलता है? पुरातत्व, अभिलेख, सिक्के। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। हमें सैंधो सभ्यता, सैंधो, ताम्र, महापाषाण आदि युग का पुरातत्व तो मिलता है, परंतु साहित्य स्रोत नहीं मिलता था। उत्खनन के माध्यम से ही कालों के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खुदाई भी कैसे होती है मित्रों? एक लंबवत खुदाई होती है। एक लंबवत खुदाई होगी, एक क्षैतिज खुदाई होगी। तो ऐसे खुदाई होती है। तो लंबवत उत्खनन को व्हीलर ने संस्कृत मापन का काल कहा। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल उत्खनन एक व्यापक खुदाई है और यह किसी एक संस्कृति के संपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। अपनी पुस्तक स्टिल डिगिंग में व्हीलर ने कहा कि यह एक क्षैतिज उत्खनन रेलगाड़ी है जो लंबवत उत्खनन रेल समय सारणी है। मध्य पाषाण युगीन स्थल बागोर, चौपानी, मांडो तथा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का क्षैतिज उत्खनन हुआ। मार्शल ने तक्षशिला के सिरकप टीले का क्षैतिज उत्खनन किया। नेक्स्ट पूछ रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप जानते हैं कि लोहा का ज्ञान नहीं था, सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था। तांबा पहली धातु है जो प्रयोग की गई मानव द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ अर्थवेद में श्याम लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो श्याम कृष्ण अयत शब्द का उल्लेख किया गया है।
शब्द लोहे के संदर्भ में किया गया। पारणी की अष्टाध्यायी में लोहे के हल को कुशी कहा गया। बी गार्जेंटाइल ने लोहे को जनतांत्रिक धातु बताया। शतपथ ब्राह्मण में लोहे का संबंध कृषक या प्रजा वर्ग से स्थापित किया गया। बृहद पाषाणिक एवं गांधार समाधि संस्कृत लौह युगीन है। कौन कौन सी बृहद पाषाणिक एवं गांधार समाधि सांस्कृतिक लौह युगीन है? दक्षिण भारत में सबसे लोहे का प्रमाण हल्लूर से मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है अल हदीनो मोहनजोदड़ो एवं कुणार से सोने की वस्तुएं एवं आभूषण की निधि भारी संख्या में मिली हैं। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। और इसको कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसको आप ईरान से आयात होता था। यहाँ चांदी के कलश एवं शिलाजीत पाया गया। शिलाजीत कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो से। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। और चानूदड़ो से तांबे की 2 गाड़ियाँ के मॉडल के साथ मिले हैं, यानी तांबे की 2 इक्का गाड़ियाँ के साथ मिलते हैं। अल हदीनों से टेराकोटा के मर्तबान में भारी संख्या में रत्न आभूषण मिले, जिसमें सोना, चांदी, कांसा आदि के साथ चांदी की बहुत हार मिली हैं। तो इस प्रकार ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट पूछ रहा है कि मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। व्याख्या देखिएगा कि दैमाबाद से मांडा की दूरी, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से मांडा की दूरी 1400 किलोमीटर है। कागेंडोल जो दाख नदी के तट पर स्थित है, पश्चिमी स्थल है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हिंदन नदी के तट पर बसा पूर्वी स्थल है। कागेंड एवं आलमगीर के मध्य कागेंडोर और आलमगीर के मध्य 1600 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल का नाम बताइए। कागेंडोर। व्याख्या देखेंगे कहाँ पड़ता है, तो यह दक्षिण बलूचिस्तान के प्रमुख सैन्य स्थल कागेंड, सोतोको, बालकोट, नौंदोरी, डाबरकोट है। कागेंडोल दाख नदी के तट पर स्थित आर्यन ने खोजा। इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कागेंडोल एकमात्र स्थल है जो कि प्राचीन चट्टान पर स्थित है। ताम्रनिधि व्याक की प्राप्ति यहीं से हुई है। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं? तो आप जानते हैं कि नगर योजना यहाँ पे बहुत अच्छी थी। यहाँ पे नगर की जो रोड थी समकोण काटती थी, नालियाँ बनी थी साइड में, और लोगों के घर इधर बने थे। तो इस प्रकार ये नगर नियोजन सभ्यता थी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ पे जो ईंट मिली हैं वो पक्की ईंटों के भी मकान मिले हैं, कच्ची ईंटों के भी मकान मिले हैं। स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं, अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा से 837 कब्रगाह मिले हैं। चानूदड़ो से मन के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। और लोथल से आपका डाक यार्ड या बंदरगाह का स्थान प्राप्त हुआ है, जहाँ से पता चलता है कि यहाँ के लोग विदेशों से भी संबंध रखते थे, क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी ऐसी मुद्राएं मिले हैं, विदेशी मुद्राएं, जिनसे ये पता चला है कि भारत का व्यापार विदेशों से भी होता था। धौलावीरा भी वहाँ पे गुजरात में स्थित है, जहाँ से जलाशय मिले हैं, स्टेडियम मिले हैं, पर्यवेक्षकशालाएँ मिली हैं, 3 नगर योजनाएँ मिली हैं। और इस तरह जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बहुत लंबा था और बहुत ही प्राचीन नगर होने के बावजूद यह सभ्यता जो थी नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरी सभ्यता थी। नगरों को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड ने किया। उन्होंने नगरों के 10 लक्षण बताए। सैंधव नगरों को एक नगरी क्रांति की संज्ञा भी दी। सैंधव नगर का निर्माण समानता चेस बोर्ड, यानी चेस बोर्ड में जो ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं, ग्रिड जिसको कहते हैं, में प्रत्येक सैंधव नगर 2 भागों में विभक्त था। सबसे पहली बात कि पश्चिमी टीला, यानी आप जानते हैं इधर नॉर्थ पड़ता है, इधर साउथ पड़ता है, इधर ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट पड़ता है। तो पश्चिमी टीले जो इधर का एरिया था आपका, तो दुर्ग स्थित है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दुर्ग स्थित थे।
और पूर्वी टीला जो था नगर नगर था या मूल आवासीय क्षेत्र था। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। तो ये पश्चिमी टीला यानी राजा महाराजा यहाँ रहते होंगे, राजा महाराजा आपके यहाँ रहते होंगे और जनता बाकी यहाँ रहती होगी, जनता बाकी सब यहाँ यानी ईस्ट में रहती होगी, राजा वेस्ट में रहता होगा। और ये चारों तरफ ईंटे की मजबूत दीवार से घिरा होगा। तो गार्डन चाइल्ड ने ऑस्ट्रेलिया के जो पुरातत्वविद हैं तो इसको सैंधव नगरों को नगरी क्रांति की संज्ञा दी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व के अन्य समकालीन सभ्यता से विशिष्ट बनाती है, यानी स्पेशल चीज़ क्या थी। तो आप जानते हैं कि नगरीय योजना थी। यहाँ पे बड़े बड़े नगर मिले, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा नगर है, चान्होदड़ो नगर है, तुतकागेंडो, धौलावीरा सबसे बड़ा नगर है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर है। तो ये सभी बड़े बड़े नगर है। नगरीय योजना सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य समकालीन विशेषताओं से विशिष्ट बनाती है। मेसोपोटामिया की नगर योजना को मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता में इसका अभाव दिखता है। मेसोपोटामिया को मिस्र के समान भव्य कब्र एवं हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलते। मेसोपोटामिया मिस्र में समान भव्य कब्रें भी हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलते। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है मित्रों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मित्रों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए आपके पास। पूरा वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।